हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने ये बताया था कि क्रीमिया का एक मीडिया आउटलेट्स है, उसके द्वारा ही एक मीमो जारी किया गया। और जिस मीमो के अंदर ये बताया गया कि देखिए, अब रूस और अमेरिका के बीच में एक साझेदारी हो चुकी है और जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस लेकर के चल रहा था ब्रिक्स, अब वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, मतलब उसमें बाधा आ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और यही से मीमो जो है ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको अपने मीडिया में स्पेस दिया गया। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, ना वो विचार करते हैं इस बात पर। अगर उसके बाद में क्या हुआ कि भारत की मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया कि देखिए, डी डॉलराइजेशन जो है अब वो एक कल्पना बनकर के रह जाएगा। कारण ये है कि रूस जैसा जो देश है वो और अमेरिका साथ आ चुके हैं और अब ये जो है हैम्पर होने वाला है। लेकिन आपको आज मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो निराधार गलत है, ये जो खबर आई है, कौन सी खबर, कि रूस ऐसा नहीं किया है। बल्कि एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं कि रूस के जो मीडिया है उसके द्वारा जो है इसका खंडन भी किया गया। लेकिन एक बात याद रखनी होगी इसमें कि खंडन करने में उनको लगभग 3 दिन का टाइम लग गया। यानी कि जब मीडिया रिपोर्ट छपी और मीडिया रिपोर्ट छपने के बाद में जो शेयर मार्केट पर उसका प्रभाव आना था, आप जानते होंगे कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया और शेयर मार्केट में एक क्रैश आया। लेकिन उसके 2 दिन के बाद, आप सोचिए, क्रैश के 2 दिन के बाद जब पूरा कार्य हो चुका था, जब जाकर के रूस के जो मीडिया है उसके द्वारा कहा गया कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीका का कोई भी मीमो जो है वो नहीं है, ये तो पश्चिम की जो मीडिया है उसके द्वारा बनाया गया एक एजेंडा है। इस तरीका की जो खबर है वो रूस ने छापी। अब आप इसके अंदर एक दो बातों अंदाजा लगा करके देखिए, अगर ये एक तरीका से गलत थी और ये गलत खबर थी, तो क्या रूस की मीडिया को 3 दिन लेने चाहिए थे? समझिए इस बात को। इसी के अंदर, यानी कि जो 2 से 3 दिन का जो टाइम है, इसी में वो सत्यता छुपी हुई है कि वास्तव में ये कोई गलत खबर नहीं थी, ये वास्तव में सत्य है। और ये जो लेट करने के बाद में डॉलर को मजबूत किया गया और रूस के द्वारा तत्कालिक रूप से जो है इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आइए आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो सारा कार्यक्रम जो हो रहा है कि रूस जाकर के पूरी तरीका से, और इस समय एक एग्जाम्पल नहीं, मैंने 20 वीडियो कम से कम इस पर बनाई है कि देखिए, ये सारे ऐसे डेटा है, ऐसे फैक्ट हैं, ये सिद्ध करते हैं कि रूस और अमेरिका बैकडोर में एक दोनों साथ हैं और दोनों अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जहां पर रूस के द्वारा इन ऑर्बिट स्पाइंग एक सैटेलाइट जो है वो छोड़ी गई। और याद रखना, नाटो के जो अमेरिका को छोड़ करके नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है और उनका जो डेटा है वो पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है, लेकिन अमेरिका का नहीं किया गया। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैंने अलग से बताया था कि देखिए, ये सारा कारण ये है कि अब अमेरिका जो है, जो उन्होंने द्वारा गलती की गई थी, और गलती ये की गई थी कि उन्होंने गलत स्टेप लिया कि अब रूस, यानी कि पूरा यूरोप के जो कंट्री हैं उनको या तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर या फिर और भी ऐसे सारे कार्य करके उनको जो है अपन एक ऐसा संकेत दिया गया कि अब अमेरिका जो है वो आपके बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। अब आप कहोगे कि यह संकेत अब क्यों दिया जा रहा है, यानी कि रूस के जो स्पाइंग करना, यह संकेत किसके द्वारा कहा गया होगा? अमेरिका के द्वारा यह कहा गया कि देखिए, अब ये हमसे दूर जा चुके हैं, ये दूर जा रहे हैं ना। अब इनको क्या करा है, रूस का जो डर बांटा गया था हमेशा अमेरिका के द्वारा, वही रूस का एक डर फिर दिखाया गया कि देखिए, अगर आप नाटो से निकल जाएंगे तो रूस आपका क्या हालत करेगा, आपकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको सबको जो डेटा है वो लीक कर लेगा। आप देखिए, जो आपका जो सैटेलाइट्स हैं, यानी कि यूरोप की जो सैटेलाइट्स हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि अब उनका ऐसा नहीं कि 1-to-1 इंक्रिप्शन हो, या वो नहीं कर सकता रूस उनको। अब इतना ज्यादा खर्चा करके कि दोबारा वो सैटेलाइट्स हैं या तो उनको वहां खत्म किया जाए और एक नई तरीका की जो सैटेलाइट्स हैं वहां भेजी जाए, ये इतना अब कर ही नहीं सकता यूरोप। यूरोप को जो ला करके ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है अमेरिका ने कि जो कहते हैं कि अगर नाटो में आपको रहना है तो 2 से लेकर के 5% अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा आपको। अब अमेरिका यही चाहता है कि यूरोप को ऐसी स्थिति में ला करके छोड़ा है कि ना तो आप इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, और पीछे बैकडोर में दोनों के दोनों कंट्री, रूस और अमेरिका, चाहते हैं कि देखिए, 2 पोल्स थे और 2 ही पोल्स हमेशा रहने चाहिए दुनिया पर। दोनों भाई मिलकर के जो है तबाही करेंगे और दोनों साथ मिलकर के दुनिया को एक तरीका से, जो मार्को रूबियो ने बोला है ना, आपने सुना होगा, म्यूनिख के अंदर जो जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था एक सिक्योरिटी को लेकर के, वहां मार्को रूबियो ने क्या बोला था? मार्को रूबियो ने बोला था कि हम इस दुनिया को दोबारा जो है कॉलोनी बनाने का हमें जो है विचार करना होगा। ऐसा माहौल बनाना है कि पूरी दुनिया को जैसे हमने कॉलोनाइज किया था वैसे ही कॉलोनाइज करना है दोबारा से। आप समझिए,
ये कैसे होगा? ये होगा रूस के साथ जाकर के। और रूस के भी एक मजबूरी है कि रूस ये करने के लिए अभिशप्त हो चुका है, क्योंकि बहुत लड़ लिए, बहुत कुछ देख लिया। अब जरूरत है कि दोनों को साथ आने की, और दोनों जो है अपनी सर्वाइवल की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। लेकिन आज आज आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि देखिए, रूस को इससे फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर वो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में जाता है तो ये तो हो गया उसका आइडियोलॉजिकल वार। समझ गए मेरी बात, कि आज भी वो कम्युनिज्म की लड़ाई लड़ रहा है, और अब ये जान रहे हैं कि अब कम्युनिज्म जैसा कुछ बचा ही नहीं है, और कम्युनिज्म ने दुनिया को कुछ दिया ही नहीं है। सिर्फ कम्युनिज्म एक तरीका से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जो बुराई थी उनको सिर्फ ढकने का एक मार्ग माध्यम था। और ये तीसरा एक तरीका से एक बनाया गया था क्रिश्चियंस के द्वारा, कि हमारी जो बुराई है उनको ये कहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि उनके किस तरह की एट्रोसिटीज रही है पूरी दुनिया में, तो उनको व्हाइट वॉश करने के लिए ही कम्युनिज्म का जो है जन्म हुआ है। और कम्युनिज्म व्हाइट वॉश कैसे करता है? वो कंफ्यूज करता है, यानी कि आदर्शवाद के सपने दिखाता है और ला करके कहां डाल देता है, जैसे चाइना, जैसा कि आपको रूस के अंदर, जैसा कि आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर, जैसा कि आपको क्यूबा के अंदर, ऐसा आपको माहौल देगा कि आपकी जिंदगी जो है वो दूभर नरक से भी परे हो जाएगी। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे ऊर्जा भविष्य की नई मुद्रा। आगे इसके अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि आज अगर रूस उसके साथ जाता भी है तो एक तीसरा जो ध्रुव है वो अब बन करके सामने आ चुका है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड जो था, एक नया ध्रुव जो है वो बन करके सामने आ चुका है, और उसका नाम है भारत। यानी कि रूस और अमेरिका दोनों बैकडोर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ना चाहें और चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। एक तीसरा जो ध्रुव है वो उभर कर सामने आ गया है, और भारत ऐसे कैसे सामने आया है वही मैं आज आपको इसमें स्पष्ट करने वाला हूं। वैसे तो मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है कि देखिए, भारत को अब ना तो चीन के बस की है वो कार्य करना कि जिससे वो आगे बढ़ सके और भारत को रोक सके, ना ही अब पश्चिम के देशों के पास अब वो बचा है वही क्षमता जो है कि वो भारत को रोक सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, और ना ही अमेरिका के पास वो क्षमता बची हुई है कि वो भारत को रोक सके। भारत एक, सोचिए, उनके लिए एक आवश्यक है, आवश्यकता बन गई है, उनकी मजबूरी बन गई है कि दुनिया की मजबूरी है कि उसको भारत आना ही पड़ेगा। अगर आप पूरी दुनिया का जो कैपिटल फ्लो देखेंगे तो वो भारत की ओर आपको दिखाई पड़ने वाला है। अगर आप पश्चिमी मीडिया को ध्यान से देखा, थोड़ा बारीकाई से आप पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया का जो कैपिटल फ्लो है वो भारत की ओर आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको ये सारी बातें आपको जाननी है, कितने सारे डेटा मैंने आपको दिया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मोर देन थाउजेंड्स वीडियो के लिंक आपको, मोर देन थाउजेंड्स जो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और सारे जो वीडियोस हैं उनको एक्सेस कीजिए। आइए देखते हैं, अगर आपको देखना है कि कैपिटल फ्लो कैसे चल रहा है, पश्चिमी बैंकिंग संकट बनाम भारतीय अवसर। यानी कि आप देख रहे होंगे कि पश्चिम के अंदर आए दिन क्या हो रहा है, बैंक जो है वो शट डाउन हो रहे हैं, बिजनेस जो है उनके अंदर आप देखेंगे कि फायदा जो है नहीं। अगर आप पेपर मनी में पैसा लगाते हैं तो आज वो भी क्या बनना है, एक तरीका से आप सोचेंगे कि एक गुब्बारा जो है वो फुलाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो बस्ट करेगा सबके सबको लेकर के डूबने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत के अंदर सिर्फ पेपर मनी में पैसा लगा करके नहीं पैसा छाप रहे हैं लोग, बल्कि क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट में भी पैसा लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि एआई, यानी कि आने वाले भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, एआई हो, उसके अंदर पैसा लगा करके पैसा छाप रहे हैं लोग। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कंजप्शन है, इसलिए ऐसा है। हमारे यहाँ पर आने वाले 2029-30 तक आप देखेंगे कि 100 करोड़ परिवार होंगे जो कि किसके अंदर आएंगे, मध्य वर्गीय, यानी कि मिडिल क्लास के अंदर 100 करोड़ लोग होने वाले हैं। 100 करोड़ लोग मध्य परिवार के होंगे, यानी कि मिडिल क्लास के जो 100 करोड़ लोग होने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर जितना भी टेक्नोलॉजी, यानी कि एआई हो या फिर सामान्य टेक्नोलॉजी की समझ और स्किल रखने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है टोटल दुनिया का, उसमें से 20% भारत से आते हैं। यानी कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल साउंड जो जनरेशन है वो 20% हिस्सेदारी रखती है पूरी दुनिया की इस सोच में। तो आप सोचिए, भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर कंजप्शन है, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी है। आज भारत की सरकारों ने 2000 आप देखेंगे कि 20 के बाद में और 2026 का ये बजट आप देखेंगे तो इसमें तो आकर के उन्होंने पूरा खोल ही दिया है कि अब चलेगा हम सिर्फ एआई पर, और एआई पर हम इन्वेस्ट करेंगे। और वो आपने होता हुआ भारत के अंदर देखा कि आप भारत के अंदर आपने देखा होगा कि कितना बड़ा एक एआई का जो समिट है वो हो रहा है। अगर कुछ नकारात्मक खबरों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नकारात्मक खबरें ज्यादा चलती हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि वो खबरें ज्यादा दिखानी चाहिए, नहीं, हमें पॉजिटिव साइड को देखना होगा। ये नकारात्मक खबरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को खाते में आती हैं, उनको इसे बनाने दीजिए। देखिए आगे देखेंगे, और पश्चिमी अर्थव्यवस्था बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था। पश्चिम का अगर देखोगे, पश्चिम भी छोड़िए, आप चाइना को भी इसमें शामिल कर लीजिए, दुनिया के सारी पॉपुलेशन को इसमें शामिल कर लीजिए। आपको 2-3 वर्गों में मैं बांट करके इसे दिखाऊंगा। देखिए भारत के पास क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश है। आगे देखिए दुनिया के पास क्या है,
दुनिया के पास है वृद्ध होती जनसंख्या। लगभग आप लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन अगर दुनिया में देखेंगे तो यूके हो, यूएसए हो, या फिर चाइना हो, जापान हो, इनका क्या है एवरेज, बता रहा हूं मैं आपको, एवरेज मोर देन 39 प्लस, 40, 42, 43, 44, 49 तक भी जाता है। आप सोचिए कि अगर इस तरीका का लेबर फोर्स है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या की औसत एज अगर ये है, तो उस देश के अंदर जो प्रोडक्शन करना पहली बात तो कितना स्लो होगा, कितना, क्योंकि एज जब ये होती है तो आपकी एफिशिएंसी आ नहीं पाती, और एफिशिएंसी जो होगी वो आपको क्या करेगी, प्रोडक्शन पर असर डालेगी, तो कोस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाने वाली है। अब आपके मन में आएगा कि देखिए अब लेबर तो ज्यादा काम करेगी नहीं, अब तो एआई चाहिए। देखिए एआई सारा काम नहीं करेगी, एआई को भी ड्रिवन करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। एआई ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान में एआई चलेगी, एआई के लिए भी हमको डेटा सेंटर्स बनाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और उसके अंदर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरीका की जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने वाली हैं। यानी कि एक, अगर हम एनवीडिया के सीईओ की जो माने तो उन्होंने कहा कि एक डेटा सेंटर बनाने के लिए मोर देन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें वो व्हाइट कॉलर भी होंगे और ब्लू कॉलर भी होंगे। और आप सोचिए भारत का जो लक्ष्य है लगभग 5 गीगावाट की जो स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का है, तो उसके लिए कितने सारे डेटा सेंटर्स बनेंगे। और ना मात्र यही, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री है, जो कोयला इंडस्ट्री है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और एलोन मस्क की माने तो उन्होंने क्या कहा है कि भविष्य की जो मुद्रा है वो सिर्फ एनर्जी है, ऊर्जा है। समझिए इस बात को, आगे देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि कारक क्या है, बैंक और पूंजी, यानी कि कैपिटल और बैंकिंग। अगर आप देखोगे कि दुनिया के अंदर क्या है, अस्थिरता है, पूरी दुनिया संकट में है। और भारत की ओर देखोगे तो भारत जो है लगातार आपको बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखेगी, लगभग 7.2 तो हमारे जीडी उसमें बताई थी बजट के अंदर, लेकिन ये 8 के आसपास आप देखोगे इसको। आगे देखेंगे व्यापार की और राजनीति, पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो वो लगातार आपको नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, अनस्टेबिलिटी जो है आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो भारत के साथ ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव साइन है। अब देखिए ये सारे के सारे जो पश्चिम के देश हैं वो भारत की ओर आ रहे हैं। ये आने का कारण क्या है, मैंने देखो बहुत सारी वीडियो में बताया है। इसके आने का कारण है सर्वाइवल की लड़ाई लड़ना है, या तो वहां के यूनिवर्सिटीज हो, या तो वहां के स्टार्टअप्स हो, या तो वहां का बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी हो। देखो व्यापार करने के लिए व्यापारी को क्या चाहिए, कंजप्शन चाहिए, और क्या चाहिए, मनी चाहिए, लैंड चाहिए। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कारक ऑफ द बिजनेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये सारे के सारे कारक भारत के अंदर अवेलेबल हैं। आप पश्चिम हो या फिर चाइना के अंदर जाने के बाद आप ये देखोगे कि कंजप्शन लगातार गिर रहा है। एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि किस तरीका से एक नासा का जो डेटा है, लगभग 25 साल तक उन्होंने इस डेटा को जो है एक एनालिसिस किया, और वो डेटा जारी किया है कि चाइना जो बताता है और जो चाइना का वास्तव में है उसमें लगभग 33% का अंतर है। इसका मतलब यह है कि चाइना की जो असलियत जीडीपी जो 18 से 20 ट्रिलियन दिखाते हैं वो इतनी है ही नहीं, वो लगभग 12 से 13 ट्रिलियन ही है। वो अलग मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा, देखना आगे। भारतीय उपभोक्ता शक्ति जो है वो आपको दिखेगी कि लगातार भारत का पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला है। और मैंने एक वीडियो में बताया कि आने वाले 9 साल के अंदर भारत 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और आपको ये सुनकर के आश्चर्य हो सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं, मैंने पूरे डेटा दिया हुआ है, वो वीडियो जाकर के टेलीग्राम से जुड़िए, नहीं तो पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देखेंगे रूस डॉलर, फेक न्यूज और सच और डी डॉलराइजेशन। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि देखिए ये जो न्यूज थी वो अपने आप में फेक न्यूज नहीं थी, बस क्या था, एक खेल था जो पर्दे के पीछे लगातार खेला जा रहा है रूस और अमेरिका के द्वारा। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड। इनको जांचने का मेरा 2 ही उद्देश्य है, एक तो आपकी मेमोरी का परीक्षण किया जाए कि आप कितना याद रखते हैं, और आपकी नॉलेज जो है उसका, और ये एग्जाम के लिए और सामान्य जीवन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हालिया क्रेमलिन मेमो के संदर्भ में मीडिया ने किस तरीका के शब्दों का जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, जिससे वे झूठ फैलकर रूस डॉलर सिस्टम में वापस आ रहा है। ये वाला है ट्रेड डेफिसिट, सेटलमेंट सिस्टम, करेंसी स्वैप और स्विफ्ट इंटीग्रेशन। तो आपको इसका आंसर देना होगा, अगर आप नहीं जानते तो अच्छा लास्ट वाली जो स्लाइड्स हैं उन पर इन दोनों के जो आंसर आपको विस्तृत मिल जाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखना, पूंजी यानी कि वेस्टर्न कैपिटल के भारतीय रियल असेट्स जैसे हल्दीराम में निवेश करने के मुख्य क्या कारण हो सकते हैं। तो 4 कारण यहां बताए गए हैं, आपको सही उत्तर देना होगा। भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है इसलिए ऐसा हुआ है, पश्चिमी बैंक ध्वस्त हो रहे हैं और उन्हें स्टेबल प्रॉफिटेबल असेट्स की तलाश है इसलिए ऐसा हुआ है, भारत सरकार ने टैक्स में भारी छूट दी है इसलिए ऐसा हुआ है, या अमेरिका और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा तो आपको लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएगा। देखते हैं आगे।
अब एक जो शुरू में मैंने बताया कि भाई एक क्रेमलिन मीमो जो है ऐसा हुआ, फिर ब्लूमबर्ग ने उसको अपने यहाँ पर जगह दिया। अमेरिका के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम और एयरक्राफ्ट पार्ट्स की पार्टनरशिप का जो है जिक्र उसके अंदर हुआ था कि देखिए रूस और अमेरिका पीछे पर्दे के पीछे सारे कार्य कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है, मीडिया ने इस जो हेडलाइन बनाई कि रसिया रिटर्न्स टू डॉलर, यानी कि रसिया जो है रिटर्न्स कर चुका है डॉलर के अंदर, जिससे डॉलर जो है वो लगातार मजबूत होता रहा। और ये जो डॉलर मजबूत हुआ, रूस इसको चुपचाप बैठ करके देखता रहा। आप मुझे बताइए, सूचना के युग में क्या 3 दिन का टाइम लगता है क्या आपको ये क्लैरिफाई करने में कि नहीं ये खबर झूठी है या फेक न्यूज है? नहीं, आप 3 दिन के बाद करते हैं, इससे ये पुख्ता हो जाता है कि नहीं इसमें आपकी साजिश है। ये रूस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, अमेरिका के साथ व्यापार डॉलर में हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि डी डॉलराइजेशन रुक गया है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। क्यों नहीं रुका है? क्योंकि कैपिटल फ्लो लगातार भारत की ओर हो रहा है। रूस रहे या ना रहे, लेकिन भारत जो है वो अब एक तीसरा पोल बनकर के उभर रहा है। और चाइना को मैं गिनती में क्यों नहीं ले रहा हूं, वो आपको इसी लेक्चर से जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। नहीं तो मैं अभी बता देता हूं, चाइना के पास अब जो है डूबती हुई अर्थव्यवस्था है। नासा का जो 25 साल का जो डेटा एनालिसिस है वो है, और वास्तव में जो चाइना है वो अमीर होने से पहले ही जो उसकी जनरेशन है वो बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि अपने आप में एजिंग पॉपुलेशन उसके पास है, जहां कंजप्शन नहीं होगा, जहां वर्कफोर्स का जो औसत उम्र है वो लगभग 40 वर्ष होगी। आप मुझे बताइए कि ऐसा देश जहां पर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आपको कभी भी कोलैप्स कर सकती है, जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जहां पर नेटिव इंग्लिश जो स्पीकिंग जो लोग हैं वो नहीं है, जहां पर पूरा जो मामला है वो चुराया हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर जिसकी जो अपनी इमेज है उसको दांव पर लगाया हुआ है। यानी कि रूस चाइना का नाम आते ही दुनिया के एकदम मन में क्या आता है बताइए मुझे? जैसे चाइना का सामान कहेंगे कि चलेगा तो शाम तक, नहीं तो फिर चांद तक, नहीं भैया ऐसा ही है चाइना का। तो आप जैसे ही बात करते हैं चाइना के पॉलिटिक्स की, तुरंत मन में आता है कि अरे क्या है देश यार, अपने लोगों को बोलने ही नहीं देता है, लोगों को एक तरीका से गुलाम बना कर रखा गया है। आप या तो नॉर्थ कोरिया या तो चाइना, दोनों की सेम ही कंडीशन देखेंगे कि ऐसे पैसा ऐसे अमीरी का क्या करेंगे जहां लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाता। तो पूरी दुनिया में ये जो छवि है ये चाइना की बनी हुई है। तो इसीलिए मैं चाइना को नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे कारण है उसका। आगे देख, और आने वाले समय में अब 10 साल में देखोगे कि भारत जो है वो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और अगर हम नासा का डेटा देखें तो लगभग 13 ट्रिलियन की अभी जो इकोनॉमी है चाइना, और ये घट करके आपको 6, 7, 8 ट्रिलियन पर नजर आएगी। कारण क्या है? कारण है एक तो अमेरिका रूस के पीछे जो जिस तरीका से चल रहा है, वो दोनों के दोनों मिलकर के इस चाइना को ही बैलेंस करने वाले हैं। और जिस तरीका से चाइना की जो मोनोपोली है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ऊपर हो, या फिर जो सप्लाई चेन में जहां वो वर्चस्व रखता है, अब पूरे दुनिया की चाहे भारत और अमेरिका साथ खासकर ये उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि चाइना जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाने वाला है। और याद रखना एक बात आप और भी, कि चाइना जो आपको लगता होगा कि चाइना जो है चिप निर्माण कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, क्योंकि चाइना ने जो है भारत सहित पूरी दुनिया की जो मीडिया है उसके ऊपर बहुत मोटा पैसा खर्च किया हुआ है, ये भी मत भूलना। याद रखना कि चाइना की जो पॉजिटिव खबर होती है उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, लेकिन जब नकारात्मक खबर आती है तो उनको जो है दबा लिया जाता है हमारे इसी सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर्स और इस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके द्वारा, और ऐसा ही पूरे विश्व के अंदर होता है। तो चाइना जो है और जो इमेज बनाई गई है वो बिल्कुल अलग है, एक अलग तरीका का जो गेम है वो चाइना के द्वारा खेला जा रहा है। उससे किसी और में भी बात करेंगे। देखिए, पेमेंट सिस्टम रिटर्न टू द सेटलमेंट सिस्टम जो है वो आ चुका है। डी डॉलराइजेशन का मतलब अलग अलग पेमेंट सिस्टम है, और जैसे कि मैंने बताया कि अब ये रुकने वाला नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन होगा, और चाइना आज अपनी जान बचाने के लिए या कहिए कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो भारत से लैंड डिस्प्यूट छोड़ करके अब वो अपना, क्योंकि याद रखना कि चाइना तब तक ही स्टेबल है जब तक वो ये हवा बना करके रखेगा कि चाइना जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, चाइना बूम कर रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना जैसा कोई शक्तिशाली देश दुनिया में नहीं है। जब तक ये है ना तभी तक वो स्टेबल है। जिस दिन ये खत्म होगा उनके ही लोग इनको उतार करके फेंक देंगे, क्योंकि आजादी बहुत बड़ी चीज है, याद रखना इस बात को। व्यापार जारी रहेगा, अमेरिका धरती से गायब नहीं हो रहा है, उसके साथ डॉलर में ट्रेड करना सामान्य है। देखिए, हम भी इस बात को कहते रहे और आरबीआई भी हमेशा इस बात को कहती रही है कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्जेशन कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट सिस्टम जो होंगे उनको अलग कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो, और साथ ही साथ रुपए के अंदर ज्यादा ग्लोबल ट्रेड हो। यह भारत का स्टैंड रहा है कि अगर इसमें डी डॉलराइजेशन हो जाता है तो वो हमारी गलती नहीं है, हमारा इंटेंशन वो नहीं है। आगे देखेंगे, असली सवाल, मैं अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड करूंगा यह है, पर ठीक है, पर अपने पड़ोसी देशों के साथ डॉलर में क्यों करूं? यह बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अगर जहां जरूरत पड़ती है, अगर डॉलर है तो उसका मजबूरी है। अगर ऐसा है कि हम अपनी करेंसीज में कर सकते हैं, लोकल करेंसी में व्यापार, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए।
और इससे हम ना सिर्फ डॉलर को बल्कि जो उनकी मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट प्रणाली उसको भी चैलेंज देते हैं। अगर ये दोनों टूटते हैं तो अमेरिका का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो टूटेगा, और जैसे ही फाइनेंशियल इकोसिस्टम टूटेगा तो पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता पैदा करने वाला जो उनका डीप स्टेट है उसकी कमर अपने आप टूट जाएगी। तो सबसे जो बड़ी बात है ना कि वो है डीप स्टेट, जो पूरी दुनिया में एक डिस्टेबलाइज करने की जो क्षमता रखता है। और मार्को रूबियो के जो भाषण है उसे जोड़ करके आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने क्या किया है। एलन मस्क की भविष्यवाणी यह है कि देखिए फ्यूचर का जो करेंसी है वो क्या है, वो वॉटेज में नापी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली और ऊर्जा बचेगी मात्र अगर पूरी मनी। क्यों? क्योंकि ये सबका सब क्या हो जाएगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा। यानी कि आप जो कागज की मुद्रा आज देखते हैं या आप ग्लिट की जो मुद्रा है वो देखते हैं, ये सब खत्म हो जाने वाली है, आभासी मुद्रा खत्म। यानी कि बचना क्या है, सिर्फ डिजिटल करेंसी बचेगा, जो किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होगा। आप जानते हैं ना यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं तो किसकी फॉर्म में होता है, ऊर्जा का ही तो आदान प्रदान होता है उसके अंदर, नहीं समझे आप? तो यही कह रहे हैं जो एलन मस्क, एनर्जी ही असली रिजर्व करेंसी है, यानी कि जिसके पास एनर्जी है वही तो रिजर्व करेंसी है। आगे देखना, मैनिपुलेशन का खेल है, डॉलर का कृत्रिम रूप से ऊपर रखने के लिए सोने और जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको हमेशा दबा करके रखा गया। लेकिन बात वही है कि आने वाले समय में ये जो फाइनेंशियल रिसेट अमेरिका करेगा, लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसेट करने वाला है, ये आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जो भी लोग इस तरीका से शेयर बाजार में या अमेरिकी डॉलर में पैसा लगाए हुए हैं, मुनाफा तो होगा, याद रखना इस बात को। लेकिन वही होता है, आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि जितना रिस्क उतना ही ज्यादा प्रॉफिट, बस यही है उनका रेशो होता है अपने आप में। चेतावनी के संकेत, हाल ही में यूपीआई डाउन होना, एचएसबीसी का शटडाउन होना, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बैंकों में शटडाउन होना सामान्य तकनीकी खामियां नहीं है, ये आने वाले समय में जो कोलैप्स करने वाला है पूरा बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि डॉलर के कोलैप्स करने से और ये रिसेट आने से ये बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पूंजी का जो डर है, ग्लोबल कैपिटल का अब समझ आ गया है कि पश्चिम में जो पैसा है वो उनका सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वहां से पैसा निकाल करके अब वास्तव में भारत के जो बाजार है, जो क्वेश्चन में भी दिया गया है, भारत के जो बाजार है उनमें वो क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। जैसे हल्दीराम के अंदर निवेश करना हो, या फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के इसी तरीका के जो और उत्पाद हैं उनमें निवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में बूम करने वाले हैं, क्योंकि भारत के ब्रांड है और भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बूम करेगी और मिडिल क्लास जो है उनका ज्यादा जो साइज है वो बढ़ेगा, तो इनका कंजप्शन भी बढ़ेगा। देखना, डूबते हुए पश्चिम से पैसा निकालकर भारत के जो रियल असेट्स में लगाना चाहते हैं, जितने भी बैंकिंग हैं वो हो या जो भी घराने हो वो सारे के सारे। देखना, उदाहरण के लिए पश्चिम ने हल्दीराम में हिस्सेदारी क्यों खरीदी है, डॉलर रेट 90, उन्हें भारतीय कंपनी भारी डिस्काउंट पर मिल रही है। रियल बिजनेसेस, यह कोई हवाई टेक कंपनी नहीं है बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग और असेट वाली कंपनियां हैं। इनका ऐसा नहीं है कि डॉलर की तरह कोई कागजी मुद्रा छापते हैं, ये नहीं, इनका क्या है, ये पूरा माल बनाते हैं और मार्केट में इनका कंजप्शन हमेशा रहेगा, याद रखना इस बात को। तो इनमें पैसा डूबेगा नहीं। भविष्य में रुपये का ही जो है एप्रिसिएशन और असेट्स का जो है एप्रिसिएशन होने वाला है, इसीलिए पैसा जो है ये लगाया जा रहा है। अब पश्चिम का जो एक्सपर्ट्स है उनका यह है कि उन्हें लगता है कि पुतिन जो है मुख्य विलेन है, लेकिन असली पार्टनर शी जिनपिंग और भारत थे। आगे देखना, चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जब तक चीन अपना एक्सपोर्ट से एशिया और ग्लोबल साउथ की तरफ डाइवर्ट नहीं करता तब तक डी डॉलराइजेशन संभव नहीं है। और ये देखिए, ये जो ग्लोबल साउथ की बात है ये चाइना की तो मजबूरी है, चाइना इसमें असली प्लेयर नहीं है। फिर मैं आपको बता देता हूं, चाइना तो उनको एक बाजार की तरह देखता है, असली गेम है भारत के साथ में। भारत के द्वारा चाहे तो यूएनएससी से लेकर के जनरल असेंबली हो या फिर ब्रिक्स हो, कहीं पे भी हो, आपने एक बात हमेशा ध्यान रखना, उनके लेक्चर में ग्लोबल साउथ के कंट्री आते ही आते हैं। अभी देखिए एआई का समिट हो रहा है, यहां पर भी लगातार ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो देश जो है इतने टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन बेस बहुत ज्यादा है और हर देश की अपनी एक आवाज होती है। इसलिए भारत जो है अपने आने वाले समय में बाजार उनको बनाना है, और अगर बाजार बनाना है तो उनके लोगों को आपको स्किल्स करना पड़ेगा ताकि वो पैसा जनरेट कर पाए। समझे मेरी बात? जितने हाथ उतना काम, और जितने काम उतना ही पैसा। तो उन लोगों को भी आपको मिडिल क्लास में लाना पड़ेगा, तभी तो कंजप्शन बेस इकोनॉमी बनेगी। अगर पैसा ही नहीं होगा तो जनसंख्या तो भूखी ही मरेगी ना। और क्या होगा मुझे बताइए? जिस तरीका से अफ्रीका के अंदर हो रहा है वही होने वाला है। आगे देखना, अब है नैरेटिव का बदलना और डेटा का गायब होना। पिछले 24 महीने में जब चीन ने सप्लाई काटी और पश्चिम में महंगाई बढ़ी, तब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा अलग हमें इसको करके देखना पड़ेगा, अलग वीडियो में बताऊंगा उसको। अचानक क्लाइमेट चेंज, लेबर अब्यूज और एंटी चाइना रिपोर्ट जो है मीडिया में और इंटरनेट से गायब होने लगी हैं। और ये कारण ये नहीं है, याद रखना, कारण ये वाला नहीं है। कारण ये है कि चाइना के द्वारा
अमेरिका की हो या फिर पश्चिम की जो मीडिया है उसको खरीद लिया गया है, क्योंकि वो सारी की सारी जो मीडिया है, कैपिटलिज्म का एक ही बुराई है, याद रखना, कैपिटलिज्म की एक बुराई है, वो है उनका पूरी तरीका से बिका हुआ होना। पैसे के लिए कुछ भी करेगा, याद रखना, नेशनलिज्म को भी दबा देगा। यही है सबसे बड़ी समस्या कैपिटलिज्म के साथ में। और ये क्या करते हैं कि अपने देश की जो नेगेटिव छवि बनाने के लिए अगर पैसा देता है चाइना तो ये करते हैं, यही है इनका बिजनेस ही यही है। आगे देखना, यूरोप का यूटर्न। अब यूरोपीय नेता मान रहे हैं कि हमने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, अब उन्हें करेंसी छापने की बजाय रियल प्रोडक्ट बनाने होंगे। लेकिन बात यहीं से घूम जाती है कि अगर आप हार्ड वर्क का मतलब यहां पर क्या है, आपने ज्यादा पॉपुलेशन पैदा ही नहीं की, क्योंकि अगर आपके पास पॉपुलेशन नहीं होगी तो कंजप्शन नहीं होगा, अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तब कंजप्शन के साथ साथ लेबर फोर्स आपके पास नहीं होगी। और आज का जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एक नौजवान पॉपुलेशन हमारे पास में होनी चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो आपको एक आंकड़ा और बता देता हूं, भारत के अंदर की जो टोटल जनसंख्या है उसका लगभग कितना 67% ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। और एक और आंकड़ा मैं आपको दिए देता हूं, लगभग हर 2 साल में आपको लगभग 2.5 करोड़ लोग, कितने 2.5 करोड़ लोग भारत की कार्यशील जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, कार्यशील जनसंख्या, जिसका एवरेज एज कितना है 28 वर्ष। आप और एक आंकड़ा और मैं आपको बता दूं, भारत का जो लेबर फोर्स है, पूरी दुनिया का जो लेबर फोर्स है उसका एवरेज एज कितना है 40, और भारत का जो है उसका है लगभग 28 ईयर्स। कितना 28 ईयर्स। अब आप ये आंकड़े आपको दिखाते हैं कि भारत जो है आने वाले समय में 9 साल के अंदर जब 15 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा तो ये कैसा बनेगा, क्योंकि 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास के अंदर शामिल होंगे, टैक्स बेस वही हिसाब से बढ़ेगा। और यही आप जो देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया का जो कैपिटल फ्लो है वो भारत की ओर क्यों आ रहा है, उसका कारण है यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब देखिए डेमोग्राफी, पश्चिम के पास बर्थ रेट जो है वो खत्म हो रहा है, यानी कि उनका टीएफआर आप देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट वो लगभग 1.1 1.2 पहुंच चुका है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनका 1 से भी कम पहुंच चुका है। आप सोचिए कि वहां पर जो लोग माइग्रेट करके गए हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और मूल निवासी जो है उनकी संख्या कम है। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। आगे देखेंगे, खरीदार कौन, वे अपनी लग्जरी कारें किसे बेचेंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी। और मैं जब टीओटी की बात करता हूं कि वे सारे देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण अब आपको मैंने बता दिया कि करेंगे क्या, उसका उस टेक्नोलॉजी का करेंगे क्या जब बाजार ही नहीं है उनके पास। आगे देखेंगे, एआई और प्रॉफिट। जब तक कोई इंसान कंज्यूम नहीं करेगा तो एआई ऑटोमेशन से प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए बताता हूं मैं आपको। और इसीलिए एआई समिट जो है वो भारत के अंदर हो रहा है। वैसे तो ये 3री बार हो रहा है, कहां पर, एक बार शायद ये सबसे पहले तो ये यूके के अंदर हुआ, फिर फ्रांस के अंदर हुआ, और 3री बार है ये भारत के अंदर हो रहा है। ये लगभग 2023 से शुरू हुए हैं और ये 3री बार है जो भारत के अंदर हो रहा है। तो आप समझ लीजिए इसको। शिक्षा और संस्थान भारत के शरण में। अब देखिए पूरी की पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अब क्या करें, देखिए यहां से बच्चे कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन अब उन यूनिवर्सिटीज को ये लगने लगा है कि देखिए हमारे यहाँ तो इस तरीका का बच्चे हैं ही नहीं, अगर हम अपने इस इंस्टीट्यूशंस को भारत के अंदर शिफ्ट करते हैं तो समझिए कि हमें कितना फायदा होगा। जब वो इतना पैसा लगा करके अमेरिका में आ रहे हैं तो वहां तो हमारी यूनिवर्सिटी भर जाएंगी पूरी तरीका से। तो वो भी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, भारत की ओर आ रही हैं, और भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैब करने वाली हैं। और नहीं तो हमारे यहाँ तो भैया गलगोटिया जैसा आपने सुना होगा किस तरीका का कांड उसने करा है, इसी तरीका की यूनिवर्सिटीज हैं। अब जब तक आप इस तरीका की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैब नहीं करेंगे तो इसी तरीका से आप दुनिया को मूर्ख समझेंगे जैसे गलगोटिया समझ रही है। भारतीय अभिभावक की जो सेविंग्स और पॉकेट मनी जो है उन्हीं से ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो विदेशों के हैं। लेकिन आज उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर जाएंगे तो हमारा जो अपना जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैंपस इन इंडिया, अगर यूनिवर्सिटी जो कनाडा हो, यूएसए की, उन्हें सर्वाइव करना है तो अब उनको यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश की जो पॉपुलेशन है वो लगातार धीरे 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 जो है वो कम होगी। और वहां पर जिस तरीका का जो एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, वो बढ़ने वाला है, तो उन्हें यहां आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सांस्कृतिक बदलाव, पहले वे अपना वोक एजेंडा जो है वो लाएंगे, लेकिन अंततः भारतीय रेगुलेशंस में उन्हें जो है सुधारने होंगे। और ये जो वोक एजेंडा वो चलाने वाले, आप जानते होंगे वोकिज्म के लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उन्होंने किस तरह से मट्टी पलीत करी है यूके की और जर्मनी की। प्रक्रिया जारी है, डी डॉलराइजेशन खत्म नहीं हुआ है, सिस्टम ऑफ द सिस्टम चल रहा है, यानी कि सिस्टम के अंदर ही एक सिस्टम है। और मैंने पहले भी बताया है कि देखिए ये एक रात का काम नहीं है, 20 से 30 साल इसमें लगने वाले हैं। आज जहां आप देखते हैं कि 70% यानी कि 67 से लेकर के 70% जो है वो डॉलर के अंदर व्यापार हो रहा है, वैश्विक ट्रेड की मैं बात करूं तो हो सकता है कि ये 30 साल जैसा आप अभी देख रहे हैं पूरी कंडीशन, हो सकता है कि
ये 30-35% पर आकर के रुक जाए और यही जो है भारत का जो रुपया है और जो भी और लोकल करेंसीज हैं उनके अंदर जो वैश्विक ट्रेड है वो लगातार बढ़ेगा। तो आप समझिए कि ये एक बैलेंस जो है, एक सोचिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हो रहा है। शर्तें भारत की, जिन्हें बचना है, कंपनी हो या देश हो, उनको चुपचाप भारत के साथ आना ही होगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आत्मनिर्भरता जो है, रुपया जब एप्रिशिएट होगा तभी भारत का जो विशाल जनसंख्या की जो परचेजिंग पावर है वो असल में उसको लाभ मिलेगा। और डॉलर जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे भारत का जो रुपया है उसका ग्लोबल ट्रेड में जितनी हिस्सेदारी बढ़ेगी, आप समझिए कि रुपया का एप्रिसिएशन तो होना ही है। क्योंकि रुपया का जो डेप्रिसिएशन है वो कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, 2 बार डेप्रिसिएशन हुआ है, उसके बाद ये रुपया कभी उठ ही नहीं पाया है। लेकिन धीरे धीरे जब देखो जैसे जीडीपी बढ़ती है ना तो उसकी जो मुद्रा है वो अपने आप बढ़ती है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है वो बढ़ता है और जो मनी है वो अपने आप जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा विज्ञान की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा। आइए आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला है, मीडिया में सेटलमेंट शब्द हटा दिया था, इसका अर्थ है पेमेंट सिस्टम लिंक करना है, डॉलर पर निर्भरता बढ़ाना नहीं। समझ गए? तो दूसरे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरा देखना, पश्चिमी बैंक ध्वस्त हो रहे हैं, यानी कि इसीलिए जो है पश्चिमी बैंकों की संभावित जो कोलैप्स होने से बचाने के लिए, यानी कि अपनी मनी को बचाने के लिए जो पश्चिम के बैंक और कंपनी है वो भारत की रियल एस्टेट्स या ऐसी कंपनियों में जैसे हल्दीराम जैसी कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट्स और बनाती हैं, उनमें अपना जो पैसा है वो निवेश कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रेंड्स ये सारा कुछ हो रहा है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा इस चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको थाउजेंड्स वीडियो एक्सेस करनी है और थाउजेंड्स पीडीएफ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, आप जो मेरी ऐप है जो PRS ऑफिशियल, जो iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर छोटे छोटे से कोर्स बना करके रखे हुए हैं मॉड्यूल वाइज, अलग अलग हर सब्जेक्ट का, जो कि 200 से 300 रुपए कॉस्ट है। डाउनलोड करके आप अपने ऐप अपने ही गैलरी में सेव कर सकते हैं। और ऐप एक बार ये खरीदने के बाद में 2 साल की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, जहां पर छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपको पर्सनली गाइड करके वहां पर लेकर के आऊंगा, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।